नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और आप जानते ही हैं कि लाइव शो में हम हर दिन बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास विषय की, किसी खास व्यक्ति की। और आज हम एक खास राज्य की बात कर रहे हैं। जैसे दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है, तो हरियाणा भारत की नाक है। और ये नाक का सवाल इस समय बन चुका है। जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 90 सीटें हैं हरियाणा में और चुनाव प्रचार बिल्कुल पीक पर है। काफी दिनों के बाद हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और इसका वजह आप जानते ही हैं। कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले सभी लोग जानते हैं कि अभी हम कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर के आप भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है। हरियाणा में भी पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन फिर बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया 5 अक्टूबर को। तो हमने सोचा कि पहले जरा जम्मू कश्मीर का हाल आपको दिखा देते हैं, ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा देते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हर कोने से, घाटी से, जम्मू से हमने आपके लिए रिपोर्ट की, आपको दिखाया और बड़ा आपने पसंद किया। उसके लिए हम बड़े आभारी हैं आपके। जम्मू कश्मीर जाने के पहले हम लगातार हरियाणा की बात कर रहे थे। आज फिर दोबारा, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ दिन रह गए हैं, बहुत शोर शराबा, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में। 2014 के पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार अकेले दम पर बनाने में कामयाब हो जाएगी। सहयोगी दलों के साथ जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा रहती थी, लेकिन 2014 में जो देशव्यापी, खासतौर पर उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जो एक लहर महसूस की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको मोदी लहर कहा जाता है, तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर, अकेले दम पर सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 5 साल के बाद जब चुनाव हुए, दोबारा केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बहुमत हासिल किया। इसी तरह हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी पूरा बहुमत, पूर्ण बहुमत तो हासिल नहीं कर पाई। 46 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत अपने दम पर हासिल करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा की बनी। और जेजेपी, जो आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल से निकलकर अलग पार्टी बनी, उसके पास 10 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का चुनाव के बाद गठजोड़ हुआ। दोनों ने मिलकर सरकार चलाई। मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीने पहले अभी से वो गठजोड़ टूट गया है। अब भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि तीसरी बार वो सरकार बनाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग हवा का रुख अलग देख रहे हैं। उसमें से एक चुनाव विश्लेषक भी हैं, योगेंद्र यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो भविष्यवाणी की थी बहुत हद तक सही साबित हुई थी। उनका ताजा बयान है। एक पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में हवा चल रही है, आंधी चल रही है, ये सुनामी भी हो सकती है और ये कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। ये उनका दावा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही दावा किया है कि हरियाणा में भी नतीजे उसी तरह के आएंगे जिस तरह के मध्य प्रदेश और राजस्थान में आए थे। जो लोकसभा चुनाव के पहले दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर सकती है। मध्य प्रदेश में इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कुछ ही दिन वो सरकार रही, दोबारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। और पिछली बार चुनाव में भी उम्मीद की जा रही थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में जीत हुई। ये प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह का गुब्बारा था वो गुब्बारा पिचक गया था मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ऐसा ही हरियाणा में होने जा रहा है। एक और खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी, जो खुद को हरियाणा का बेटा बताते हैं। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुए हैं और सीधे हरियाणा पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद। उनका दावा है कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी वो आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। वो खुद बहुमत हासिल करने का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। दो पुराने खिलाड़ी, जेजेपी जो कि बीजेपी के साथ मिलकर पिछली बार सरकार में शामिल थी, कुछ महीने पहले ही गठबंधन टूटा है, और इंडियन नेशनल लोकदल, ये भी अपना दम भर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का गठजोड़ जो है बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी के साथ है, और जेजेपी ने
जो नए अभी एमपी बने हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक प्रभाव बताया जाता है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ गठजोड़ किया है। तो ये 5 पार्टियां हैं। लेकिन अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। उन्होंने बाकी सारे दलों को वोट कटुआ बताया है और वो कहते हैं कि वोट कटुआओं का कोई असर नहीं रहेगा। हम आज एक बहुत खास मेहमान को लेकर आए हैं हरियाणा पर बात करने के लिए। जैसे मेरा जुड़ाव, कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले जानते हैं कि भले ही मैं दिल्ली और नोएडा में रहता हूं, लेकिन मेरा जुड़ाव मथुरा से है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा। इसी तरह हमारे साथ जो खास मेहमान द मुद्दा, जिनका पोर्टल है, उसके संपादक विनोद महिला जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, कुरुक्षेत्र में रहकर। और आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ा गया था, और हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उसको भी कई लोग महाभारत से जोड़ के देख रहे हैं। तो महिला साहब हमारे साथ हैं, कुरुक्षेत्र में बैठकर पूरे हरियाणा पे नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं, सारी पार्टियों पर इनकी करीबी नजर है। और इनके पोर्टल पर जाकर, इनका यूट्यूब चैनल, फेसबुक, दोनों जगह ये बहुत सक्रिय रहते हैं। खास तौर पर हरियाणा पर इनकी नजर रहती है। तो बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। एक छोटा परिचय मैंने आपका दिया है, आपका परिचय इससे भी बड़ा है, लंबा आपको अनुभव है पत्रकारिता का। बहुत बहुत स्वागत। और पहला कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक भविष्यवाणी कर दी है योगेंद्र यादव साहब ने, जो कि चुनाव पर नजर रखते हैं, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं आपकी तरह ही। और उनका ये दावा है कि एक हवा है या आंधी है या सुनामी है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में है। और उनका कहना है कि किसान, जवान और पहलवान, ये 3 पार्टियां वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक हवा कांग्रेस के पक्ष में बता दी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनेगी। बाकी नेता भी कर रहे हैं। आप जमीन पर बैठकर क्या देख रहे हैं विनोद साहब? जी राजी, सबसे पहले नमस्कार। जहां तक की बात आपने सुनामी की गई, आंधी की गई, सुनामी और आंधी तो यहाँ हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हवा कांग्रेस की निश्चित तौर पर है। और देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की है, और ये गलतियां अब विधानसभा चुनाव की नहीं, ये पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कर दी थी। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम देखें, 1 महीने पहले चले जाए, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कम से कम 8 लोकसभा सीट जीत लेगी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया वो बिल्कुल गलत कर दिया। कम से कम 4-5 से लोकसभा की सीट ऐसे लोगों को दे दी, जिसके कारण से वो चुनाव में फंस गए। और खास तौर पर देखिए, जो हरियाणा की जनता है, उन्हें लगा कि जो कांग्रेस वालों को ये लोग टिकट दे रहे हैं, आधे घंटे में टिकट दे दिए। और खास तौर पर जब कुरुक्षेत्र से अब नवीन जिंदल सांसद बने, नवीन जिंदल की टिकट दी गई, इसी तरह से डॉक्टर अशोक तंवर, उनको टिकट दी, और रणजीत चौटाला को टिकट दी। जैसे ही ये आधे घंटे के अंदर टिकट दे दी गई थी, उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ी। और इसी कारण से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकटों का वितरण सही करती तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीत सकती थी। और जो माहौल अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बना है, वो माहौल नहीं बनता। लेकिन यह बात सही है कि अब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा है, लेकिन कोई सुनामी चल रही हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको सुनामी दिखाई नहीं दे रही, योगेंद्र यादव साहब को दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि दावा किया है कि गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। लेकिन एक बात जरूर कही जा रही थी, इस चुनाव के तारीखें जब तय हुई, तारीखों का ऐलान हुआ, उसके पहले एक कहा जा रहा था कि एक अंडर करंट कांग्रेस के फेवर में है। साथ में एक बात और कही जा रही थी कि अगर कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा सकती हरियाणा में। इस बार कम से कम कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है। ये बात आखिर क्यों कही जा रही है? क्या आप जमीन पर ऐसा देख रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है? क्या कारण है, क्या वजह है, क्या इसका सच है? देखिए, बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है। चाहे इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट लगा लो और कुमारी शैलजा का गुट लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण किया है, उस दृष्टि से देखें तो ये जो टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी का पहली दफा बहुत अच्छा हुआ है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड किया है
कि उन्होंने अपनी मर्जी से टिकट वितरण किया। अगर 2, 4 या 5 ये टिकटों को छोड़ते तो कांग्रेस पार्टी का जो टिकट वितरण है बड़ा गजब का हुआ है और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण सही नहीं किया और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। और देखिए, आपने कहा कितना भितरघात होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता भितरघात करते रहते हैं, लेकिन अब की बार नहीं दिखाई दे रहा कि ज्यादा भितरघात होगा। और जो भागी हो गए थे कांग्रेस के नेता, उनको मना भी लिया है और इनको लग रहा है कि देखिए, अगर हम पार्टी में बगावत करेंगे, पार्टी के भीतर घात करेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं को पता चल गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे में कोई ज्यादा भीतर घात होने की कोई संभावना इस दफा तो लग नहीं रही है। भीतरघात की संभावना नहीं है आपको, लेकिन ओपन फोरम से बीजेपी की ओर कुमारी शैलजा की जो नाराजगी है उसको भुनाने की एक कोशिश नजर आती थी। कुमारी शैलजा ने खुद खुलकर कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, वो सांसद नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद एक ऑफर आया बीजेपी की तरफ से, खट्टर साहब की तरफ से बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उसके बाद सुर बदले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का, कोई भी मुख्यमंत्री बने उसका फैसला आला कमान करेगा। आला कमान का मतलब है राहुल गांधी फैसला करेंगे। हालांकि उनके जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब वो तो है ही, लेकिन माना जाता है कि फैसले सारे राहुल गांधी ही करेंगे। तो अब ये सीन कई लोग मान रहे हैं कि हुड्डा साहब ने कुछ सरेंडर किया है। तो क्या इसका चुनाव पर वोटिंग के आसपास जाकर जब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है, इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला जो पार्टी हाईकमान करेगा। कुमारी शैलजा इसलिए नाराज थी कि जो टिकट वितरण हुआ है, उनके जो नजदीकी नेता रहे उनको टिकट नहीं मिले। इस कारण से कुमारी शैलजा नाराज थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी मनमर्जी से टिकट दिलवाए, चाहे हम लोकसभा की बात करें। और इस समय विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटों में चली है। इस बात को लेकर कुमारी शैलजा नाराज थी। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती थी, ऑफर किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन जहां तक मैं कुमारी शैलजा को जानता हूं, कुमारी शैलजा कट्टर कांग्रेसी है और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन कुमारी शैलजा कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं। उनकी नाराजगी जरूर है और पार्टी हाईकमान ने उनकी नाराजगी दूर की। कुमारी शैलजा असंध में आई और असंध में प्रचार करने के लिए तब आई जब राहुल गांधी असंध में आए, यानी राहुल गांधी के साथ वो आई है। जहां तक की बात राजकीय का हिसार के अंदर है, नारनौंद एक विधानसभा है और नारनौंद विधानसभा में कुमारी शैलजा अपने जो खास नजदीकी है उनको टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और वहां एक सभा के अंदर जो एक विशेष जाति के नेता ने उनके खिलाफ जातीय टिप्पणी कर दी, उससे जो कुमारी शैलजा का समाज वो भी नाराज हुआ। और जो टिप्पणी हुई है उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नाराजगी जताई कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है। इस तरह के बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने पड़े। और देखे, जिस समाज से कुमारी शैलजा आती है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर देखे लोकसभा चुनाव हुआ, इसी समाज ने कांग्रेस को खुलकर वोट दिया और जिसके चलते 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अच्छी तरह से मालूम है, अगर यह समाज नाराज हो गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़ी मुश्किल से आएगी। इसीलिए उन्होंने कुमारी शैलजा के पक्ष में बयान दिया। मेन कारण था कि कुमारी शैलजा का जो समाज है वो नाराज ना हो। जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा विनोद साहब कि जिस तरह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास अपर हैंड है, आप सुनामी नहीं मान रहे, आप आंधी नहीं मान रहे, आप एक अपर हैंड कांग्रेस का मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज नजर आई। गुटबाजी की बात तो यह है ही, लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को लेकर। बहुत दिनों तक ये गठजोड़ की बात चलती रही, सरफेस पर आई, फिर पीछे चली गई। तो पहले कांग्रेस के नेता आरोप लगाते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। संदीप दीक्षित में तो जो जमानत मिली मनीष सिसोदिया को, वो बयान आपने भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल को भी देखा होगा। तो मनीष सिसोदिया के हवाले से संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर ये जमानतें हुई हैं, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है।
फिर कांग्रेस को अगर अपर हैंड है, सारी चीज है, ग्राउंड लेवल पर लोग नहीं चाहते हैं, फिर ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को लेकर, और फिर आखिर में गठजोड़ हुआ भी नहीं? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की बात, वो हरियाणा का कोई नेता नहीं चाहता था कि आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में भी गठबंधन हो या फिर विधानसभा में। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया बना हुआ है, और राहुल गांधी को लगता है कि इंडिया बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था, वो पार नहीं हो पाया। अगर ये गठबंधन आगे रहेगा और अगले 5 साल तक, हो सकता है कि 2029 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उसको फायदा मिले, इसलिए गठबंधन रखना चाहते थे। और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस चाहती थी, खासतौर पर राहुल गांधी चाहते थे कि ये गठबंधन बना रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट मांग रही थी, कम से कम वो 9 से ज्यादा सीटें मांग रही थी। और आम आदमी पार्टी को भी लग रहा था कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो जो कांग्रेस के बागी नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो उनकी पार्टी के टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, उससे पार्टी हरियाणा में स्थापित हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ने इसलिए गठबंधन नहीं किया। और खासतौर पर कलायत एक ऐसी विधानसभा है जो कैथल जिले में पड़ती है, और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा, वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी कलायत की सीट देना नहीं चाहती थी। इस कारण से कंफ्यूज रहा हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके हाथ में भी नहीं था, और हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता, उनके हाथ में भी नहीं था। लेकिन शुरुआती तौर पर ऐसा लगा था कि ये जो गठबंधन का फैसला होगा, ये पार्टी हाईकमान, दोनों पार्टी के बड़े नेता करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी हाईकमान पर दबाव बनाया कि यहाँ गठबंधन मत कीजिए। और कांग्रेस के हर विधानसभा में 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, और टिकट एक को मिलेगा। जो ये 2 या 3 बागी होंगे, ये हमारी पार्टी का टिकट लेंगे, हमारी पार्टी हरियाणा में अपना जनाधार बना लेगी, अपनी सियासी जमीन बना लेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन दो खिलाड़ी और हैं, उनकी बात भी हमें करनी चाहिए। इंडियन नेशनल जी जी। लोकदल पुरानी पार्टी है जिसने हरियाणा पे रूल भी किया है। जेजेपी नई पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल से ही बाहर निकली है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल थी। एक ने मायावती के साथ, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, दूसरे ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है। हरियाणा में दलितों की भी एक अच्छी आबादी है, असर माना जाता है, शायद इसी के लिए गठबंधन किए गए हैं। इन दोनों का क्या रोल है, क्योंकि हुडा साहब कह रहे हैं ये वोट कटुआ पार्टी है और हरियाणा की जनता इनकी तरफ देखेगी भी नहीं। आपको क्या लगता है जमीन पर क्या स्थिति है, क्या वाकई ये वोट कटुआ है या ये किंग मेकर इनमें से कोई पार्टी बन सकती है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इससे दोनों दलों को फायदा मिल रहा है। और कम से कम 1 दर्जन के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर यह गठबंधन फाइट में है। और इंडियन नेशनल लोकदल 4 से लेकर 6 सीट जीत सकती है, और सीटों में इजाफा भी हो सकता है। और जहां तक कि देखें कि वोट कटवा बिल्कुल मोस्टली टिकटों पर तो होगी, लेकिन 1 दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया हुआ है। और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल इस दफा तीसरी बड़ी पार्टी हरियाणा में बनकर उभरेगी, और बसपा को भी इसका फायदा मिल रहा है। कई सीटों पर देखे, चाहे हम करनाल जिले की असंध विधानसभा है, जगाधरी विधानसभा यमुनानगर की है, कई अन्य सीटों पर बसपा को इसका फायदा मिल रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो यह पार्टी कम से कम 5-6 सीट जीत सकती है, और इसका फायदा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जेजेपी का क्या हाल देख रहे हैं? जेजेपी उसकी क्या देखिए, हाँ, पोजीशन? देखिए, अगर हम बात करें जेजेपी की, जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग पार्टी बनी थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। दुष्यंत चौटाला को लेकर 2019 में ठीक हवा थी, खासतौर पर जो इंडियन नेशनल लोकदल का यूथ हुआ करता था, वो दुष्यंत चौटाला को बड़ा पसंद करता था। आया आया मुख्यमंत्री, ऐसे नारे भी वो लोग करते रहे हैं। और अलग पार्टी बनी, उसके बाद 10 सीट जीती। और उस जो ये 10 सीट जीती जेजेपी ने 2019 में, कई ऐसे चेहरे उनको मिल गए थे जिनका अपना वोट बैंक था, और वो विधायक बने जेजेपी के चुनाव निशान पर। तो इस दफा देखिए, जब 2019 में जेजेपी की 10 सीट तो आ गई,
बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। जो जेजेपी विधानसभा चुनाव से पहले कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना और यमुना पार कराना है, और बाद में जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और 4.5 साल सरकार चलाई, और हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चला था। और देखिए तो किसान कह रहे थे कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जेजेपी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन जेजेपी ने ऐसा नहीं किया। और खास तौर पर जो जाट समुदाय है, जो जेजेपी का कैडर वोट रहा है, वो जेजेपी से दूर चला गया। और इस चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका एक ही कारण है कि जाट समुदाय ने अब जेजेपी से किनारा कर लिया। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से वहां सरकार चला रही है हरियाणा में, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्टर की बात करें, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, सब दावा कर रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, आराम से तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये हैट्रिक है या गाड़ी फंस गई है जैसा कांग्रेस दावा कर रही है? देखिए, दावे तो हर पार्टी करती है, दावे तो जेजेपी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो इस समय सत्ता में है। और देखिए, अभी तक तो यह लग रहा है कि जो गाड़ी है भारतीय जनता पार्टी को फंसी हुई है, और उसका एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण किया है वो सही नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण सही किया है। और जो किसान है, खास तौर पर जाट वोट है, वो लामबंद हो चुके हैं कांग्रेस के साथ। और जो कुमारी सैलजा उनका समाज है वो कांग्रेस के साथ है, सिख समुदाय कांग्रेस के साथ है। लेकिन यह बात भी सही है कि जो हरियाणा का ओबीसी समाज है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा खासा खड़ा है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की आंधी नहीं है ना सुनामी है, और ओबीसी समाज अच्छा खासा अब भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चुनाव में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन 2 भविष्यवाणी आप हमारे प्रोग्राम में कर चुके हैं। आपने बताया जी कि 4 से 6 सीटें मिलेंगी इंडियन नेशनल लोकदल को, जी और जेजेपी जी का खाता नहीं खुलेगा। जी। कांग्रेस को और बीजेपी को आप कहां देख रहे हैं? कहां क्या देखिए स्थिति हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की इस समय स्थिति ऐसी है कि 55 सीट के आसपास है, कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। और 90 में से देखिए, 55, ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। 90 में से 55 हाँ, यानी बहुत ही आज की कंफर्टेबल मेजोरिटी है। बिल्कुल है, आज की स्थिति यही है। लेकिन अब अभी चुनाव पड़ा है 6-7 दिन में, और हरियाणा के मतदाता जो आखिरी रात को काफी बदलते रहते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो या फिर बात करें विधानसभा के चुनाव हो, जो आखिरी खेला होता है हरियाणा में वो आखिरी रात को होता है। और बड़े बड़े खिलाड़ी उतरेंगे अभी देखने, आप देखेंगे हरियाणा के अंदर। और राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी कल आ रही है कुछ क्षेत्रीय एरिए में। तो देखिए, कांग्रेस इस समय अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 25 से के आसपास है, 25 से बढ़ भी सकती है, 25 से 1-2 कम भी रह सकती है। आज की स्थिति तो यही है, और कम से कम 6-7 के आसपास जो निर्दलीय हैं चुनाव लड़ रहे हैं वो भी फाइट दे रहे हैं। यानी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला हो रहा है। और आप हरियाणा के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो महिला साहब का, विनोद महिला साहब का जो अपना पोर्टल है, फेसबुक पर भी ये मौजूद है, यूट्यूब पर भी मौजूद है। द मुद्दा के नाम से आप इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं। तमाम नेताओं से बात करते हैं, बहुत विस्तार के साथ बात करते हैं, जमीन के बारे में इनको जानकारी है। और जिस तरह से आपने इनकी बात को सुना भी, कितनी गंभीरता से ये विश्लेषण करते हैं। एक लंबा, इनको 3 दशक का अनुभव है, हरियाणा में ही रहते हैं। और कुछ कुरुक्षेत्र का जमीन, वहां का पानी आप जानते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया था। और ये इसको भी, चुनाव को कई लोग महाभारत कह रहे हैं। तो विनोद साहब, आपने हमें वक्त दिया, बात की, विस्तार के साथ बात की। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट तो लोग देखेंगे ही, हम भी ग्राउंड में उतरेंगे, और लगातार ग्राउंड से जो भी आखिरी लम्हों की बातें होंगी हरियाणा की, जमीन से बात करके लोगों तक पहुंचाएंगे। और हम तो आपसे निवेदन करेंगे, जब तक चुनाव है
तब तक आप कैपिटल हेडलाइंस में आते रहें, क्योंकि आपको सुनना और आपसे बात करना बड़ा एक अच्छा अनुभव रहता है। विनोद साहब जी बिल्कुल आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और मैं एक और बात बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर कम से कम 25 विधानसभाएं ऐसी हैं जो जीत का मार्जिन रहेगा वो 2,000-2,500 के बीच में फंसा हुआ है। इसलिए जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं। आंकड़े बदल भी सकते हैं, बहुत कांटे का मुकाबला है, और उन्होंने कह दिया जब आखिरी रात होगी तभी लोग डिसाइड करते हैं। हरियाणा के बिल्कुल हिंदुस्तान की बिल्कुल नाक है, बिल्कुल। और नाक का सवाल है बहुत सी पार्टियों के लिए, बहुत से नेताओं के लिए बहुत दिलचस्प चुनाव है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को, बहुत बहुत आभार। और द मुद्दा भी देखिए डिटेल में, क्योंकि द मुद्दा पर ये हरियाणा की जमीन से वहां की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आभार विनोद साहब। फिर हम आपसे दोबारा किसी कार्यक्रम में हरियाणा की राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में बात करेंगे, दोबारा जुड़ेंगे। बहुत आभार। आज इस वीडियो में धन्यवाद।